ध्यान दीजिए, जैसे कि अभी हमने सीखा था इतिहास, है ना, इतिहास सीखा, इतिहास के बाद साइंस में मैंने सीखा फिजिक्स और फिर सीखा केमिस्ट्री, है ना। अब उसी में अगले क्रम में आता है बायो। क्या आता है? बायो। देखो ये जो बायो है इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ये चाहे पेट हो, एसएससी हो या आरओ हो, कोई भी हो, सवाल कहीं से छूटेंगे नहीं। आप इस पर ध्यानपूर्वक समझिएगा, तो समझ करके इसे कंप्लीट करेंगे। जैसे कहानी एक दूसरे से कनेक्ट करें वैसे आप कनेक्ट करिएगा, क्योंकि सब कुछ लिखना पॉसिबल तो नहीं है ना। वनडे के सवाल यहाँ लिखे हैं और बड़ी परीक्षाओं में भी लिखे हैं कि बड़ी परीक्षाओं का भी स्टेटमेंट में सवाल बन जाते हैं, तो वो स्टेटमेंट के सवाल वो कहानियों से निर्दिष्ट होंगे। ठीक, आप समझिएगा इन सारी बातों को। तो आइए हम समझते हैं। हम बात करते हैं बायो। ठीक है, जैसे जीव विज्ञान में आपको सीखना है और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में आप सीख चुके हैं, वैसे ही हम बायो की बात करते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की पहली बात तो है कि जीव विज्ञान को जब हम तोड़ेंगे तो पहली बात जानना होगा, जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान किस भाषा का शब्द है? तो जीव विज्ञान ग्रीक भाषा का शब्द है। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखोगे। तो जीव विज्ञान किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। किसका? ग्रीक भाषा का। ठीक है, जो जीव विज्ञान शब्द है यानी बायो, ये बायो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक नाम है बायो और एक नाम है लोगस। क्या नाम है? LOGUS, लोगस। बायो और लोगस, बायो और लोगस। लोगस से शब्द निकल के आया है लॉजी। क्या आया है? तो सवाल सीधे आता है, लॉजी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? आश्रम में रहता है तो गलत ना करिएगा, लोगस शब्द से हुई है। कहां से? लोगस से। ये लोगस शब्द ये ग्रीक भाषा का है। किसका? ग्रीक भाषा का। तो लॉजी शब्द भी ग्रीक भाषा का है। ठीक है, बायो का मतलब होता है सजीव। क्या होता है? बायो का मतलब होता है सजीव और लॉजी यानी लोगस या लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। क्या? अध्ययन। इस प्रकार से जोड़ोगे तो सजीवों का अध्ययन करने वाली जो शाखा होती है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। सही बात समझ में? बायोलॉजी मतलब समझ में आया कि सजीवों का अध्ययन करने वाली जो पार्ट्स या शाखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। इतनी बात समझ में? सवाल पेपर कहाँ से, पेपर सवाल कहाँ से बनेंगे? बायोलॉजी किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का। बायो और लोगस यानी लॉजी। पूछा जाए बायोलॉजी में लॉजी का मूल शब्द क्या है? लोगस। किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का। ध्यान रखोगे। आगे जो सजीव है, सजीवों को हम बात करें, इसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। अब जब दो भागों में बांटा गया तो पहली बात तो जो बायोलॉजी है समझ जाएंगे। दो भाग बायो और लॉजी। जो बायो का मतलब होता है सजीव, इसको दो भागों में बांटा गया अध्ययन के आधार पर। एक नाम है जंतु और एक नाम है पादप। ठीक है, एक नाम है जंतु, एक नाम है पादप। और अध्ययन यानी विज्ञान अर्थात जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। समझ जाओगे? जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान, ये किसी चीज को दो या अधिक भागों में बांटना, ये वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समझो बात को। क्या कहलाता है? वर्गीकरण। क्या कहलाता है? दूसरा मार्क है, ये कहलाता है वर्गीकरण। वर्गीकरण को हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी। तो बताओ वर्गीकरण विज्ञान क्या कहलाता है? टेक्सोनॉमी। वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है टेक्सोनॉमी। और इस प्रकार से कह सकते हैं, इसको दो भागों में बांटा या वर्गीकृत किया गया, जिसे टेक्सोनॉमी कहते हैं। ये काम किया किसने? इस काम को किया है, एक नाम है जिन्हें कहते हैं कार्ल वान लिनियस। क्या कहते हैं? कार्ल वान लिनियस ने। समझ जाओगे? तो बताइए सजीव यानी सजीव जो होते हैं इनको दो भागों में विभाजित करने का काम किसने किया? तो कार्ल वान लिनियस। समझ जाओगे? तो कार्ल वान लिनियस। ठीक, इसके जनक हैं वर्गीकरण के। इसके वर्गीकरण के जनक कौन है? कार्ल वान लिनियस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी। सीधे सवाल आता है, टेक्सोनॉमी के जनक, ये फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ये वर्गीकरण के जनक। आंसर क्या होगा? कार्ल वान लिनियस। समझ जाओगे? इसे ध्यान रखना होगा। ये दो भागों में
नाम दिया, इसीलिए इसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीवों को दो भागों में बांटा और दो भागों में बांटा तो नाम दिया ना, इसलिए इसको क्या द्विनाम पद्धति भी कहते हैं। आपसे आए वर्गीकरण का जनक या फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? आंसर होगा कार्ल वान लिनियस। इतनी बात समझ जाओगे। उम्मीद करते हैं इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लग जाएगा? ठीक है। अब देखो जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, अब जंतु विज्ञान तो जंतु क्या कहते हैं बताओ? जीव जंतु कहाँ रखे जाते हैं? जू में। जू माने चिड़ियाघर होता है ना, नहीं होता क्या? इस प्रकार से जंतु जो विज्ञान है, जंतु विज्ञान कहते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं? जूलॉजी। जंतु विज्ञान क्या कहते हैं? जूलॉजी। और पादप को कहते हैं बॉटनी। क्या कहते हैं? BOTANY, बॉटनी। समझ जाएंगे ना? ठीक। अब पूछेगा जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ठीक है। तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो उनका नाम आएगा, इंग्लिश में कहते हैं अरिस्टोटल, ARISTOTLE, अरिस्टोटल। इन्हीं को कहते हैं अरस्तु। क्या कहते हैं? अरस्तु। तो बताइए जंतु विज्ञान का जनक कौन? अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक कौन? अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक कौन? अरस्तु। ठीक है, कोई समस्या? अच्छा, अरस्तु ने सबसे पहले 500 जीवों का अध्ययन किया। कितने जीवों का? 500 जीवों का अध्ययन किया। और 500 जीवों का अध्ययन करके जो जानकारी लिखी वो एक पुस्तक बना दिया। उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया। क्या नाम? हिस्टोरिया। और एनिमल्स, जीव क्या कहते हैं? एनिमल्स, तो कहेंगे एनिमेलियम। क्या कहेंगे? हिस्टोरिया एनिमेलियम। किसकी पुस्तक है? अरस्तु। याद रखोगे। जंतु विज्ञान जनक कौन? अरस्तु। इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमेलियम। इसमें सर्वप्रथम इन्होंने 500 जीवों का अध्ययन करके जो बात लिखी उसी को कहा गया हिस्टोरिया क्या? एनिमेलियम। एनिमल से एनिमेलियम। इतनी बात समझ जाओगे। अच्छा, पादप वाले में देखते हैं। इन्हीं के जैसा एक नाम है जिन्होंने पादप यानी पेड़ पौधों पर काम किया। पादप मतलब पेड़ पौधे। ठीक है। इसमें नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। तो बताइए द फादर ऑफ बॉटनी या पादप विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? पादप को ही वनस्पतियां कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो उसमें नाम है, क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। कोई दिक्कत? थियोफ्रेस्टस। इन्होंने भी लगभग 500 पादपों का अध्ययन किया और 500 पादपों के अध्ययन करने के बाद जो समस्त जानकारी लिखा उसकी इनकी पुस्तक को कहा गया हिस्टोरिया ऑफ प्लांटोरियम। क्या? प्लांटोरियम। ठीक। एनिमल जानवर, एनिमेलियम। प्लांट पौधे, तो प्लांटोरियम। इतनी बात समझ जाओगे। तो हिस्टोरिया ऑफ प्लांटोरियम किसकी है? थियोफ्रेस्टस की, जिसमें पादप यानी जंतु वनस्पति विज्ञान का पूरा वर्णन है। और हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम, इसमें जंतु विज्ञान का अध्ययन है। इसके जनक कौन है? अरस्तु। इतनी बात समझ जाओगे। कोई समस्या यहाँ तक? नहीं। एक सवाल ध्यान दे लेना, कभी कभी पूछ लेता है अरस्तु के शिष्य कौन है? उनका नाम सिकंदर है। अरस्तु के गुरु कौन है? उनका नाम प्लेटो है। प्लेटो गुरु कौन है? सुकरात है। इन्हें जानते रहेंगे। ठीक है। इनको राजनीति शास्त्र का भी जनक कहते हैं। ठीक है। इतनी बात समझ गई। आगे बात करते हैं। कुछ और भी हैं जो जनक पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला वर्गीकी का जनक, तो वही वर्गीकी जो सिखा चुके हैं। वर्गीकी का जनक कौन है? तो कार्ल वान लिनियस। गलत तो नहीं करोगे? लग जाएगा। फिर आगे आएगा सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक। किसका? सूक्ष्म जीव विज्ञान का। अब ये जो जीव है इनको दो भागों में बांटा गया, जिनमें से एक नाम है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान को ही है सूक्ष्म जैविकी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। समझ जाओगे ना। इसका जो जनक है कहा जाता है एंटोनी वान लीवेनहॉक को। किसको? एंटोनी वान लीवेनहॉक को। ठीक है। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान जनक कौन है? एंटोनी वान लीवेनहॉक। इन्होंने कोशिका
यानी जीवित कोशिका की खोज की। इसको हम सेल वाले भाग में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि सेल यानी कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। आप जानते होंगे कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, इन्होंने एक काष्ठ यानी लकड़ी पर की थी जो मृत कोशिका थी। समझ जाएगा ना, लकड़ी पर किया था तो कोशिका खोज डायरेक्टली आंसर हो जाएगा कौन? रॉबर्ट हुक। लेकिन एक समय की बात है, सन 1683 की बात है। कब की? 1683 की बात है। समझ जाओगे। एक नाम है एंटोनी वान लीवेनहाग। ये बेचारे, हम आप सभी भी खाना खाते नहीं खाते? खाना नहीं खाते, ठीक है। खाना खाते होंगे, अक्सर देखा होगा दांतों के बीच में जगह होती है, नहीं होती क्या? कभी कभी देखिए जब खाना खाते तो खाना अक्सर वहां फंस जाता है, खास तौर से सोया मेथी सब्जी और दहाड़ भिंडी की सब्जी देखा होगा ना, जब खाते तो फंस जाता है। तो वैसे ही इन्होंने भोजन किया, भोजन करने के बाद रात में सो गए, और जब सो गए इनके दांत के बीच में कुछ भोजन फंसा रह गया। अच्छा, और जब भोजन फंसा रह गया तो उसको निकाला खोद खाद के, जैसे गांव कहते हैं ना, गांव में सिकोला ले आओ, नाम सुना होगा। तो निकाला, निकालने के बाद उसको देखा सूक्ष्मदर्शी से, तो देखा तो उसपे छोटे छोटे जीवाणु टहल रहे थे, ठीक, कीड़े टहल रहे छोटे छोटे। तो वहीं पर इनको समझ आया कि यह है क्या है, तो मैंने भोजन खाया, सुना जीवाणु कहाँ से थे, ठीक है। तब इन्होंने वहीं पर सूक्ष्मदर्शी से देखा, और देखने के बाद इन्होंने छोटे छोटे जीवों की अध्ययन करके बातें बताई। उसी जानकारी को आगे अन्य लोगों के द्वारा आगे देखा गया, जिनमें से बाद में आते हैं जो कहते हैं ये विषाणु है, जीवाणु, आगे अलग अलग भागों में बांटा गया, उसको छोड़ो। तो ये जो छोटे छोटे जीवाणु हैं, इन्हीं छोटे छोटे जीवाणुओं के सबसे पहले जानकारी किसने दी? इनका नाम है एंटोनी वान लीवेनहाग। समझ जाओगे, एंटोनी वान लीवेनहाग। और इस प्रकार से एंटोनी वान लीवेनहाग को ही जीवित कोशिका का जनक कहा जाता है। किसका? जीवित कोशिका का जनक। और ये जो जीवाणु जीवित थे ना, जीवित थे, इनको जीवित कोशिका का जनक, और बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए इन्हें कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान, बहुत छोटे छोटे जीवों का जनक। समझ जाओगे ना। तो सवाल एक साल आया था कि बताइए सूक्ष्म जीवों का खोज किसने की? आंसर होगा एंटोनी वान लीवेनहाग। लेकिन किसने की? तो दांतों की खुरचनी से, उसमें ऑप्शन था क्या? दांतों की खुरचनी से, दांत के बीच से जो निकला हुआ भोजन था उसने की। समझ जाओगे। तो किसने किया था? ये उम्मीद करते कहानी इनके समझ में आई होगी, एंटोनी वान लीवेनहाग की। याद रहेगी, लग जाएगा। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान जनक कौन है? एंटोनी वान लीवेनहाग। ठीक है। अच्छा, अगला है चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस है। कौन? हिप्पोक्रेटस। अगला फादर ऑफ मेडिसिन यानी औषधि शास्त्र का जनक, औषधि शास्त्र का जनक इंडिया में है, इनका नाम है धन्वंतरि। क्या नाम है? धन्वंतरि। इनकी पुस्तक का नाम है सुश्रुति संहिता। क्या नाम है? सुश्रुति संहिता। सुन सुन के लिखा था सुश्रुति संहिता। और वर्ल्ड में है, दुनिया में क्या नाम है? इनका नाम है एस्क्लेवियस। आप पढ़ लेना जो भी लिखा हो, ASCLEVIOUS। समझ जाओगे ना। ये ज्यादा जरूरत का नहीं है। भारत में मेडिसिन शास्त्र का जनक कौन है? तो धन्वंतरि है। कौन है? धन्वंतरि। ये इतिहास की दृष्टि से इसको याद रखोगे। आगे देखिए, लैमार्क ने कुछ सिद्धांत दिया जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, लैमार्क ने एक बात बताई कि जो लैमार्क है, लैमार्क की पुस्तक का नाम है, ये पेपर के लिए IMP है। ठीक, लैमार्क की पुस्तक का क्या नाम है? नाम है फिलोसफिक जूलॉजी। क्या नाम है? फिलोसफिक जूलॉजी। किसकी पुस्तक है? लैमार्क की। आपने छोटे क्लास पढ़ा होगा लैमार्क वाले, 4 साल नहीं पढ़ा, चूहा कुछ और काटे हुए पढ़ा होगा। ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा है, क्या कहा? अवशेषी अंगों का सिद्धांत दिया। अवशेषी अंग का सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क ने। ठीक है। अवशेषी अंग क्या है? ये अवशेषी अंग, अवशेषी मतलब अवशेष, ठीक है, पहचान के रूप में रह जाना। ठीक है। इन्होंने कहा कि हम अर्थात जीव जंतु जिन अंगों का सतत प्रयोग नहीं करते हैं, वो अंग लंबे समय के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, यानी लुप्त हो जाते हैं। और जिन अंगों का
सतत प्रयास लगातार प्रयोग होता रहता है वो विकसित भी होते हैं। ठीक जैसे एग्जाम्पल आप सोचिए, हम आप सभी नहीं करते लेकिन जिम करते हैं, तो जिम करते हैं आप कभी गलती से भी महीना खान जो है जो डंपर होता है उठाने वाला, एक हाथ से उठाइए, एक हाथ से उठाइए तो एक हाथ आपका मोटा हो जाएगा, एक हाथ पतला हो जाएगा। आप ट्राई करके देखिए, है ना। तो ये सिद्धांत किसने दिया है? लैमार्क ने दिया है। इन्होंने उदाहरण स्वरूप में कहा कि जैसे मानव को पहले पूंछ हुआ करती थी। क्या होती थी? पूंछ हुआ करती थी, लेकिन इसका उपयोग ना होने के कारण धीरे धीरे करके पूंछ गायब हो गई और यह पूंछ का अवशेषी अंग के रूप में हमारे पास क्या होता है? मेरुदंड। समझ पा रहे ना? अब जानते होंगे जहां पर अंत होता है वही पूंछिया का अवशेष होता है। ठीक है। ये कर्ण पल्लव, पहले हमारे सफेद कान क्या होते थे? बड़े बड़े होते थे, ऐसे बड़े बड़े, पता लगे हाथ की तरह मारते थे, फटका से निकल जाता है सब। आज नहीं होते हैं, छोटे छोटे। इसी तरह से जैसे कहते हैं सांप, क्या होता है? सांप लंबे समय पहले सांपों के टांग हुआ करते थे। क्या होते थे? टांग हुआ करते थे, यानी पैर होते थे। जब पैर होते थे, सांप खरखुद्दर में रहता है, खरखुद्दर में चलने के लिए उसके पास पैर अवरोध पैदा करते थे। ठीक है। इस प्रकार से लंबे समय के बाद यह घटना 100-200 साल में नहीं हुई, इनके लिए हजारों वर्ष लाखों वर्ष लगते हैं। ठीक है, समझिए। इनको गायब होते होते ये समाप्त हो गए। आज सांप में पैर होते हैं, खुद जानते हो। कर्णपल्लव होते हैं, खुद जानते हो। ठीक है। तो कर्णपल्लव का गायब होना, जैसे आज समय में देखिए, कुछ समय पहले इंसान के पास लंबे चौड़े बड़े बड़े बाल होते पूरे शरीर में। आज होते हैं? नहीं होते, खत्म होते जा रहे हैं। खासतौर से वहां जहां हम आप कपड़े पहनते हैं, यहाँ नहीं पहनते, देखो बढ़िया है, ऊपर हम धान की बनी तरह होते हैं, आप जानते होंगे। तो ये सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क ने दिया। लग जाएगा? इसको इनकी किताब याद रखे रहना। अवशेषी अंगों का सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क ने दिया। याद रखोगे बस। अगला एक नाम उसी समय आया, डार्विन। ठीक है, जो किताब पेपर के लिए जरूरी है उसको जानो, बाकी सब ज्यादा नहीं। ठीक है, बहुत बड़ी बायो है। तो डार्विन जी की पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, VIMP है, ये वाली IMP, ये वाली VIMP है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? डार्विन की। किसकी? डार्विन की, चार्ल्स डार्विन। किसकी? चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी। क्या दी? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जिसे कहते हैं प्रकृति का चयनवाद का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, प्रकृति का चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन रहता है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन रहता है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन रहता है चार्ल्स लैमार्क, ऑप्शन रहता है अरस्तु। लोग लगाते हैं स्वामी विवेकानंद क्योंकि मिलता जुलता है। ठीक है, तो आप गलत ना करिएगा। अच्छा, प्रकृति का चयनवाद सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा डार्विन। ठीक है, इन्होंने कहा कि प्रकृति जिसको जीवित रखना चाहती है वही जीवित बचता है। समझ में आई बात? अब जैसे हम आप सभी बैठे हैं, आकर के कर कर हमको सबको, हम आप सबको कहे निपटे है। ठीक है, उसके बाद आ गई बहुत तेज झोंका, कमरा वमरा लेके उड़ गया। समझ पा रहे ना? तो अपने प्लेन पर उठा ले गया। उसका मतलब कहने का है प्रकृति जिसको जीवित रखना चाहती है वही जीवित रहता है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया, कहा कि जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में 2 प्रकार के पौधे रखे। कहा एक में लंबी जड़ और एक में छोटी जड़। कहा लंबी जड़ वाले जो थे वो ज्यादा गहराई से पानी खींच लिए और जीवित रह गए, और जो छोटी जड़ वाले थे वो स्वतः ही नष्ट हो गए। इसका मतलब क्या है? यहाँ से हमें अपना जीवन का पाठ पढ़ना चाहिए कि आवश्यकता के अनुरूप बदल जाना चाहिए। अर्थात हम रूढ़िवादी हैं तो रूढ़िवादी नहीं, उससे भौतिकतावादी जीवन में आ जाना चाहिए। यानी जैसे समय बदले तैसे स्वयं को ढाल लेना चाहिए। अगर जीवन में मतलब अपना जीवन बचाना है तो, अस्तित्व बचाना है तो, समझ जाओगे। तो वही हाल यहाँ है। कहा छोटी जड़ वाले जो थे पानी के भाव में वो मर गए और लंबी जड़ वाले बचे रह गए। दूसरा कहा तो जिराफ है, जिराफ 2 प्रकार के हुआ करते हैं, एक लंबी गर्दन वाले, एक छोटी गर्दन वाले। जिनके पास लंबी गर्दन थी, कैसे? क्योंकि पहले आप जानते हैं क्या होता था, अकाल पड़ते थे। जमीनों में घास खत्म हो जाती थी। अब घास खत्म हो जाती है तो बताइए, जो लोग खोपड़िया नीचे करके चलते हैं क्या वो जिंदा रह पाएंगे? क्या नहीं। कहा गया पेड़ पत्तियों को खाने के लिए ऊपर गर्दन और, जैसे गाँव में देखो नीलगाय होती है, नीलगाय देखा है? नीलगाय देखा होगा। बगियों में क्या करती है? खोपड़िया ऊपर करके, कब? जब आम का सीजन होता है, मई जून वाला, खोपड़िया ऊपर कर करके खाया करती है ना। इनकी गर्दन धीरे धीरे करके जो हजारों वर्षों के बाद लंबी चौड़ी हो जाएगी, एक समय ऐसा आएगा।
ठीक है। तो यही सब बताया कि लंबी गर्दन वाले बचे रह गए, छोटी गर्दन वाले निपट गए। किसने बताया? ये डार्विन ने। समझ जाओगे? तो डार्विन से पुस्तक जरूर ध्यान दे लेना। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद पादप, पादप हो गया, ये सभी हो गए। और इसमें अध्ययन, अध्ययन में क्या पढ़ना होगा? वही रेशम का अध्ययन क्या कहलाता है, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है, अंगूर का अध्ययन क्या कहलाता है, इन्हीं सबको इसमें पढ़ना होगा, जो याद करने की जरूरत है। ठीक, उसके बाद फिर आपका बायो बढ़िया से होगा। अच्छा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगले अध्याय में। ठीक।